हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीज़ोफ्रेनिया या मनोविदालिता का चैप्टर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मनोविदालिता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, ये हमने समझा था। और आज के वीडियो में हम समझेंगे मनोविदालिता के प्रकार। मनोविदालिता कितने प्रकार की है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, मनोविदालिता जो है या सीज़ोफ्रेनिया एक विषम रूपी मानसिक विकृति है। इसके कई रूप हैं। तो मनोविदालिता के कुछ रोगियों में विभ्रम और व्यामोह यानी हेल्यूसिनेशंस और डेल्यूजन्स बहुत अधिक होते हैं, परंतु बातचीत में वे हमें संगत दिखाई देते हैं। उसी तरह से मनोविदालिता के कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनकी चिंतन प्रक्रिया काफ़ी विघटित होती है और सचमुच में उनमें कोई डेल्यूजन नहीं होता है। तो मनोविदालिता जो है वो 5 प्रकार की बताई गई है, जिसमें पहला हम करेंगे डिसऑर्गेनाइज्ड सीज़ोफ्रेनिया या विघटित मनोविदालिता। इसको हम हैबीफ्रेनिक मनोविदालिता भी कहते हैं और क्रैपलिन ने ये नाम दिया था हैबीफ्रेनिक मनोविदालिता, और जिसको आज हम विघटित मनोविदालिता के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो मुख्य लक्षण है वो है संभ्रांति, कन्फ्यूज़न की स्टेट रहती है, असंगतता रहती है तथा उनमें कुंठित प्रभाव दिखाई देता। इस प्रकार में जो ये विघटित मनोविदालिता है, इसमें विभ्रम और व्यामोह, विशेषकर रोग भ्रमी व्यामोह, धार्मिक या दंडात्मक व्यामोह काफ़ी अधिक होते हैं। यानी व्यामोह का मतलब है, डेल्यूजन्स का मतलब है फॉल्स बिलीव्स, झूठे विश्वास। तो रोगी को ये विश्वास हो जाता है कि उसको कोई ना कोई रोग हो गया है या उसको लोग दंड देना चाहते हैं, तो इस तरह से उसके विचार जो हैं घटिया ढंग से संगठित होते हैं। रोगी में अपने शरीर से संबंधित विचित्र, विशेषकर जो उसका बॉडीली डिटेरियोरेशन है उससे संबंधित विचार काफ़ी आते हैं। और ऐसे रोगियों में औपचारिक चिंतन, जो डिस्टर्बेंसेस हैं या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं हैं वो बहुत अधिक प्रबल होती हैं, जिसके कारण उनका सामान्य संचार प्रभावित हो जाता है, कम्युनिकेशन प्रभावित हो जाता है और फिर उनमें सामाजिक अलगाव और विड्रॉल जैसे व्यवहार दिखाई देने लगते हैं। इस तरह के रोगी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसे ऐसे रोगी बिना किसी कारण के ही करता रहता है, गीगल जिसको हम बोलते हैं, यही कारण है। इस तरह के मनोविदालिता को क्रैपलिन ने हैबीफ्रेनिक मनोविदालिता कहा था। जो हैबे एक ऐसे ग्रीक देवता के नाम पर आधारित है जो अन्य देवताओं को हंसाने के लिए एक जोकर के रूप में कार्य करते थे। तो विघटित मनोविदालिता के रोगी ना तो अपनी देखरेख कर सकते हैं, ना ही इनका सोशल रिलेशन जो है वो अच्छा होता है या उनका उत्तम ढंग होता है। तो इस तरह से ये मनोविदालिता जो हम बात की हमने, डिसऑर्गेनाइज्ड सीज़ोफ्रेनिया या विघटित मनोविदालिता। सेकंड है कैटाटोनिक सीज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सीज़ोफ्रेनिया का वर्णन सबसे पहले कार्ल कॉलबॉम, जो एक जर्मन मनोचिकित्सक थे, उन्होंने किया था। इन्होंने इस रोग को तनाव या पागलपन कहा था और इसे एक आंगिक विकृति कहा था। इसे एक आंगिक विकृति कहा था और उन्होंने ये बताया कि आंगिक विकृति का कारण मस्तिष्क में स्वेलिंग का होना है। उस समय इस रोग का प्रमुख लक्षण पेशीय क्रियाओं का सामान्य अवरोध का होना बताया गया। हालांकि कुछ ऐसे भी केसेस होते थे जिनमें मनोपेशीय क्रियाएं बहुत अधिक देखी जाती थी। तो आधुनिक समय में मनोविदालिता के इस प्रकार का आधार ऑर्गेनिक यानी आंगिक नहीं माना गया, परंतु इसके लक्षण के रूप में निश्चित रूप से मनोपेशीय क्रियाओं की शुद्धता यानी डिस्टर्बेंस, मनोपेशीय क्रियाओं में शुद्धता को माना गया है। और कैटाटोनिक मनोविदालिता में पेशीय लक्षण बौद्धिक तथा सांवेगिक लक्षणों से अधिक स्पष्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ जो है इन लक्षणों के आधार पर 3 अवस्थाएं इस सीज़ोफ्रेनिया में बताई गई हैं। कैटाटोनिक स्टूपर एक अवस्था है, इसमें रोगी में गतिहीन तथा अनुक्रियाहीन होने का लक्षण दिखाई देता है। रोगी एक स्थिति में लंबे समय तक चुपचाप
सोता या खड़ा रहता है, वह किसी से बातचीत नहीं करना चाहता तथा किसी के बात पर कोई ध्यान भी नहीं देता। कभी कभी उसके शरीर की मांसपेशियों में रिजिडिटी आ जाती है, कड़ापन आ जाता है तथा वह सामान्य प्रतिरोध या नेगेटिविटी को दिखलाता है, नकारात्मकता को दिखलाता है। और कभी कभी वह सांकेतिक हाव भाव, रूढ़िवादी गति तथा दृढ़ मनोवृत्ति भी दिखाता है। तो कैटाटोनिक मनोविदिलता की जो दूसरी स्टेज है, दूसरी अवस्था है, वो है उत्तेजन की अवस्था। इस अवस्था में रोगी काफ़ी उत्तेजित दिखाई देता है, जोर जोर से चिल्लाता रहता है, आक्रामकता दिखलाता है तथा बिना कारण के ही आवेगशील हो जाता है। इसमें रोगी बेचैन रहता है, उसे नींद नहीं आती है, उसके हाथ में जो कुछ भी पड़ता है वह उसे बर्बाद कर देता है। बिना किसी पूर्व चेतावनी के ऐसे रोगी दूसरों पर आक्रमण करते हैं। तो कैटाटोनिक की अवस्था शायद ही कभी देखने को मिलती हो, लेकिन ड्रग थेरेपी से इन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। और जो तीसरी अवस्था इसकी जो होती है वो स्टूपर का और उत्तेजन का जो चरम होता है लक्षण, उसमें फेरबदल होते रहते हैं। तो इस तरह से कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया इसका दूसरा प्रकार है। अब हम तीसरे प्रकार की बात करेंगे, वो है पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। जो सीजोफ्रेनिया है, मनोविदालिता है, उसमें इस प्रकार का सबसे प्रमुख लक्षण डिल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशंस होते हैं। हेल्यूसिनेशंस यानी विभ्रम मीन्स फॉल्स परसेप्शन यानी गलत प्रत्यक्षीकरण, और डिल्यूजन्स मीन्स फॉल्स बिलीव्स गलत विश्वास। तो व्यामोह में जो डिल्यूजन्स होते हैं उनमें दंडात्मक व्यामोह की प्रबलता होती है, परंतु इसके अतिरिक्त बड़प्पन का व्यामोह, ईर्ष्या का व्यामोह भी उनमें देखने को मिलता है। जैसे रोगी को ये गलत विश्वास हो सकता है कि उसके पड़ोसी उसे जान से मार देने का प्लान बना रहे हैं, इसको हम दंडात्मक व्यामोह कहेंगे। उसी तरह ऐसे रोगी में ये गलत विश्वास हो सकता है कि उसमें अद्भुत ईश्वर की शक्ति है और ये इस तरह का ज्ञान उपलब्ध है कि संसार को आश्चर्यचकित कर दे सकता है। तो इसको उसमें बड़प्पन का व्यामोह कहलाता है ये, जिसमें रोगी अपने आप को ईश्वर मानता है। ऐसे रोगी को ये गलत विश्वास हो सकता है कि उसके पति पत्नी का व्यवहार उसके प्रति अधिक विश्वसनीय नहीं है, तो इसको हम ईर्ष्या का व्यामोह कहते हैं। और उसी तरह से रोगी को ये भी गलत विश्वास हो सकता है कि दूरदर्शन पर या रेडियो में जो कुछ भी कहा जा रहा है या मैगजीन में जो कुछ भी छपा है उसका उद्देश्य उसी पर टिप्पणी करना है। तो इस तरह से रोगी के अंदर जो है गलत तरह के डिल्यूजन्स जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं व्यामोही मनोविदालिता या पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। अब हम बात करेंगे मिश्रित मनोविदालिता या अनडिफरेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया। इस श्रेणी में उन मानसिक रोगियों को रखते हैं जिन्हें सीजोफ्रेनिया के रोगी के रूप में पहचान तो की जाती है, परंतु उसे सीजोफ्रेनिया के कई प्रकार में रखना संभव नहीं होता। जब रोगी में सीजोफ्रेनिया के लक्षण अचानक उत्पन्न होते हैं और लघु अवधि में ही दूर हो जाते हैं तो उसे हम प्रखर एक्यूट मिश्रित मनोविदालिता कहते हैं। परंतु जब मनोविदालिता के इस रोग की शुरुआत ग्रेजुअल होती है, क्रमिक रूप से होती है और उसके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इसे हम चिरकालिक मिश्रित मनोविदालिका यानी क्रॉनिक अनडिफरेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया हम इसको कहते हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सिल्विया नाम की एक महिला थी जो 45 वर्ष की थी और अविवाहित थी। उसे उनके पड़ोसियों, आग विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की शिकायतों के आधार पर मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोगी की मनोविक्षिप्त अवस्था की शुरुआत 4 वर्षों में हुई थी, जिसमें वह अकेले रह रही थी। वह अपने आप से अक्सर बातचीत करती थी, तरह तरह के विभ्रम से घिरी रहती थी, रात में जोर जोर से चिल्लाती थी। अक्सर जैसा कि उसके पड़ोसी बताते थे कि रोगी रात में जोर जोर से चिल्लाते हुए सुनी जाती थी, यहाँ से चले जाओ, अगर तुम मेरे बच्चे को ले जाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जबकि सच्चाई ये थी कि उसकी कभी शादी नहीं हुई, उसके कोई बच्चा नहीं था। जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी वो गंदगी से भरा हुआ था। उसका मानसिक अस्पताल में जब भर्ती कराया तो उस अपार्टमेंट में 37 बड़े थैले कूड़े के मिले।
तो सिल्वेनिया की माँ की मौत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। पिता शराबी थे। रोगी की पालन पोषण उसके संबंधियों ने किया। जब उस महिला की मृत्यु हो गई तो वह अपने घर लौट गई और पिता की देख रेख उनकी मृत्यु तक करती रही। उसके बाद वह बिल्कुल अकेली रहने के लिए धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में क्षति होने लगी। तो मेंटल हॉस्पिटल में जब जो चिकित्सक थे उन रोगी को ऑब्जर्व किया तो पाया कि वो उम्र के हिसाब से बहुत अधिक दिखाई दे रही थी। इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश किया तो काफ़ी शकी दिख रही थी। कमरे के दीवार कोनों पर ध्यान दे रही थी। काफ़ी तनावग्रस्त, घबराई हुई, हाथों को रगड़ रही थी। कभी कभी बिना किसी उद्दीपक के वह हंसने लगती थी। उसे समय, स्थान, व्यक्ति का ज्ञान रहता था, परंतु वो बहुत ही अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह की स्मृतियाँ जो हैं उसकी दोषपूर्ण थी। अस्तित्वहीन बच्चे के बारे में उसके मन में तरह तरह के डेल्यूजन्स थे। तो इस तरह की जो रोगी को मानसिक अस्पताल में जब भर्ती कराया तो इसे हम मिश्रित मनोविकलता के रूप में उसकी पहचान की गई। तो इस उदाहरण में ये स्पष्ट है कि कुछ इस तरह के लक्षण होते हैं कि उन्हें हम एक श्रेणी में स्पष्ट रूप से रखकर अध्ययन नहीं कर सकते। एंड लास्ट हम बात करेंगे विशिष्ट मनोविकलता या रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। इस श्रेणी में मनोविकलता के उन रोगियों को रखा जाता है जो सिजोफ्रेनिया की संपूर्ण कसौटी पर तो खरे नहीं उतरते, परंतु फिर भी उनमें मनोविकलता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की सिजोफ्रेनिया के भड़कीले लक्षण की संख्या और तीव्रता में तो कमी हो जाती है, परंतु वे रेजिडुअल फॉर्म में, विशिष्ट फॉर्म में बने रहते हैं। इसमें रोगी अनुपयुक्त सामवेगिक प्रतिक्रिया या सोशल विड्रॉल, सामाजिक प्रत्याहार या अनोखा व्यवहार या अतार्किक चिंतन के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। और कुछ लक्षण जो हैं जैसे स्पष्ट सामाजिक अलगाव या सामाजिक भूमिकाओं को करने में स्पष्ट दोष, बहुत ही विचित्र व्यवहार या व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल में गंभीर दोष, कुंठित व्यवहार, विचित्र एवं अनोखे चिंतन, असाधारण या प्रत्यक्षात्मक अनुभूतियाँ या भाव शून्यता, ये सभी लक्षण जो हैं वो विशिष्ट मनोविकलता के रोगी में दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि सिजोफ्रेनिया में इस प्रकार के लक्षण जैसे डेल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस तथा विघटित व्यवहार तो अनुपस्थित रहते हैं, परंतु अन्य उपयुक्त तरह के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं जो निश्चित रूप से दुखदायी होते हैं। तो इस प्रकार से सिजोफ्रेनिया के ये 5 प्रकार थे जिनका हमने आज वर्णन किया। तो हम लोगों ने जो है मनोविकलता का अर्थ पढ़ लिया, मनोविकलता के लक्षण पढ़ लिए और मनोविकलता के प्रकार पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मनोविकलता के कारण। थैंक यू।